दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है एंड आपका पीएफ का पैसा भी कटता है तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके काफ़ी काम की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पीएफ का पैसा कटता है तो आप 7 लाख तक के टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। यानी कि अगर आपकी बाई चांस फ्यूचर में किसी भी रीजन की वजह से डेथ हो जाती है तो आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपके बिहाफ पे 7 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे इस इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपके बिहाफ पे आपके जो एम्प्लॉयर है वो हर महीने प्रीमियम पे करते हैं एंड जिस स्कीम के तहत आपको ये बेनिफिट मिलता है उस स्कीम का नाम है EDLI स्कीम एंड इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एंड इस स्कीम को मैनेज करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EPFO। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो EPFO है वो बेसिकली 3 स्कीम को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला है EPF, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दूसरा है EPS, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड तीसरा है EDLI, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है एंड आपका पीएफ का पैसा कटता है तो जनरल तौर पे आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का 12% हर महीने काट के आपके EPF अकाउंट में जमा करते चले जाते हैं। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर है वो खुद भी अपने तरफ से 12% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय को EPS स्कीम के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही EDLI स्कीम के अंदर एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आपका एम्प्लॉयर 12% का कंट्रीब्यूशन देता है उसमें से 3.67% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर आपके EPF में हर महीने करते चले जाते हैं। इसके अलावा 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर महीने आपके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में वो कंट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। ये 12% के अलावा जो आपका एम्प्लॉयर है वो हर महीने 0.5% आपके बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का या तो मैक्सिमम 75 रुपीज़ हर महीने आपके EDLI स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करते चले जाते हैं, जिसके वजह से अगर आपकी बाई चांस फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर 7 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम सिंपली एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस हर महीने का 15,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा EPF के अंदर वो उनके बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस का 12% होगा। तो यहाँ पे 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके सैलरी से हर महीने 1,800 रुपीज़ काट के आपके EPF अकाउंट में जमा करते चले जाएंगे। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एम्प्लॉय को EPS के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही एम्प्लॉय को EDLI स्कीम के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर भी 12% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें से हमने डिस्कस किया कि 3.67% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का EPF के अंदर होगा। तो अगर मैं 15,000 का 3.67% करता हूँ तो 550 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो हर महीने आपके EPF अकाउंट में 550 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन देंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 8.33% EPS के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे मैं 15,000 का 8.33% कर दूंगा तो होता है 1,250 रुपीज़। तो यहाँ पे हर महीने एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो EPS के अंदर 1,250 रुपीज़ का होगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो 12% का तो कंट्रीब्यूशन देते ही हैं आपके EPF के अंदर एंड EPS के अंदर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करते हैं 0.5% या तो मैक्सिमम 75 रुपीज़ का EDLI स्कीम के अंदर। तो यहाँ पे 15,000 का अगर मैं 0.5% करता हूँ तो होता है 75 रुपीज़। तो ये 75 रुपीज़ हर महीने आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके EDLI स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि आपके फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाए अगर आपकी डेथ हो जाती है उस केसेस में। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि EDLI स्कीम के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि जो भी एम्प्लॉय EPF में कवर्ड है वो EDLI स्कीम के लिए एलिजिबल है, यानी कि जिनका भी PF का पैसा कटता है वो EDLI स्कीम के लिए एलिजिबल है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो भी एम्प्लॉय EDLI स्कीम के लिए एलिजिबल है तो अगर उनकी डेथ ड्यूरिंग द सर्विस हो जाती है
एंड वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉयड थे फॉर एटलीस्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ, यानी कि जिस महीने में उनकी डेथ हुई है उस महीने के लगातार पिछले 12 महीने से वो कहीं पे जॉब कर रहे थे एंड उनकी उस केसेस में डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को मिनिमम 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा एंड मैक्सिमम 7 लाख तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय 12 मंथ से कम एम्प्लॉयड थे, यानी कि उन्होंने 12 मंथ का पूरा सर्विस कंप्लीट नहीं किया था एंड उनकी डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की डेथ 6 महीने में 7 महीने में ही जॉब करके हो जाती है, तो उस केसेस में उनके फैमिली मेंबर को बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन वो बेनिफिट बहुत कम मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिलेगा जो एटलीस्ट 12 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस में थे एंड 12 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस के बाद में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को अप टू 7 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये है कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि जिस मंथ में एम्प्लॉय का डेथ होता है उसके 12 मंथ पहले एम्प्लॉय का कंटिन्यूअस 12 मंथ का सर्विस होना चाहिए ताकि उनके फैमिली मेंबर को मैक्सिमम इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सके। तो जो 12 मंथ का सर्विस है वो एम्प्लॉय अगर एक कंपनी में ही पूरे 12 महीने काम करते हैं फिर भी चलेगा, या तो अगर वो मल्टीपल कंपनी में काम करते हैं फिर भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय 6 महीना किसी और कंपनी में जॉब करते हैं एंड 6 महीना किसी और कंपनी में जॉब करते हैं एंड दोनों ही केसेस में इनका जो पीएफ का अकाउंट है वो चालू है एंड एम्प्लॉय की डेथ 13th महीने में हो जाती है तो जो 12 मंथ का क्राइटेरिया है उसको 6 महीना जोड़ के टोटल 12 महीना माना जाएगा। पहले दोस्तों रूल ये था कि जो 12 मंथ का कंटिन्यूअस सर्विस है वो एम्प्लॉय का एक ही कंपनी में होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल कंपनी को काउंट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे अब रूल को चेंज कर दिया गया है कि आप अगर मल्टीपल कंपनी में भी जॉब करते हैं 6 महीना कहीं और 6 महीना कहीं और, तो उस केसेस में भी 12 मंथ को काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अगर बाई चांस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को EDLI के तहत कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को सबसे पहला 35 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सैलरी इन द पास्ट 12 मंथ, यानी कि उस एम्प्लॉय का पास्ट 12 मंथ में जो भी एवरेज मंथली सैलरी रहा होगा उसको सिंपली 35 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखा है कि भले ही एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगा लेकिन EDLI बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉय के सैलरी को 15,000 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान के चलते हैं किसी एम्प्लॉय का मैक्सिमम एवरेज सैलरी 15,000 रुपया है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में बोला था कि 35 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली सैलरी, तो यहाँ पे 35 टाइम्स ऑफ 15,000 अगर हम कर देंगे तो होता है 5,25,000 रुपीज, प्लस यहाँ पे बोनस भी मिलेगा। तो अब बोनस कितना मिलेगा, तो 50% ऑफ एवरेज EPF बैलेंस विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1.75 लाख, यानी कि आपके EPF का जो भी एवरेज बैलेंस होगा उसका 50% और मैक्सिमम 1.75 लाख, दोनों में से जो कम होगा आपको उतना बोनस मिलेगा। पहले जो 1.75 लाख का लिमिट है वो 1.5 लाख था, इसको बढ़ा के 1.75 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिलेगा वो पहले मिलेगा 5.25 लाख का, यानी कि 5,25,000 का मिलेगा, जो हमने डिस्कस किया 15,000 का सैलरी इंटू 35 टाइम्स प्लस 1.75 लाख का मैक्सिमम बोनस मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट इस तरीके से यहाँ पे 7 लाख का मिलेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे बोला है इरिस्पेक्टिव ऑफ अबव फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले से हमें कोई मतलब नहीं है। मिनिमम बेनिफिट तो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को 2.5 लाख का तो मिलेगा ही अगर वो कंटिन्यूअस 12 मंथ तक एम्प्लॉयड थे उस केसेस में। अब दोस्तों हम EDLI के कैलकुलेशन को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं मिस्टर राम नाम के एक पर्सन है एंड वो एक XYZ कंपनी के एम्प्लॉय है एंड यहाँ पे हम मान के चलते हैं उनकी एवरेज जो मंथली सैलरी है वो 10,000 रुपया पर मंथ है एंड इनके EPF में जो बैलेंस पड़ा है वो 5 लाख रुपए का इनका EPF बैलेंस पड़ा हुआ है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राम की डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो भी एम्प्लॉय का एवरेज मंथली सैलरी होगा उसका 35 टाइम्स हमें कर देना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम का एवरेज मंथली सैलरी 10,000 है, तो 10,000 का अगर मैं 35 टाइम्स करता हूँ तो होता है 3,50,000 रुपीज़। फिर दोस्तों हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि बोनस मिलेगा 50% ऑफ द EPF बैलेंस और मैक्सिमम 1.75 लाख। तो अगर मैं इनके EPF बैलेंस का 50% कर दूँ तो 5 लाख का 50% होता है 2.5 लाख रुपया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट बोला है 1,75,000 ही, तो उनको 2.5 लाख का टोटल बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,75,000 का ही बोनस मिलेगा। तो इनके फैमिली मेंबर को जो टोटल इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 3,50,000 प्लस 1,75,000, तो इस तरीके से टोटल होगा 5,25,000। यहाँ पे दोस्तों हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि मिस्टर विकास नाम के एक पर्सन है, वो एक ABC कंपनी के एम्प्लॉय है
एंड इनका जो एवरेज मंथली सैलरी है वो है 20,000 रुपया पर मंथ। एंड इनके ईपीएफ में जो टोटल बैलेंस पड़ा है वो 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिस्टर विकास की डेथ हो जाती है, तो अब इनके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो भी एम्प्लॉय का एवरेज मंथली सैलरी होगा उसका 35 टाइम्स। तो मिस्टर विकास का जो एवरेज मंथली सैलरी है वो है 20,000 रुपया, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि भले ही 15,000 के ऊपर जो भी सैलरी होगा हमें मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपया ही कंसिडर करना पड़ेगा EDLI के कैलकुलेशन के लिए। तो 15,000 को अगर मैं 35 टाइम्स कर दूं तो होता है 5,25,000 रुपीज़। फिर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि यहाँ पे बोनस भी दिया जाता है 50% ऑफ द EPF बैलेंस और मैक्सिमम 1.75 लाख। तो यहाँ पे मिस्टर विकास का जो EPF में बैलेंस है वो है 10 लाख रुपया। तो अगर मैं 10 लाख का 50% करता हूँ तो होता है 5 लाख रुपया, लेकिन जो मैक्सिमम बोनस का लिमिट है वो है 1,75,000। तो यहाँ पे इनके फैमिली मेंबर को जो टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 5,25,000 प्लस 1,75,000। इस तरीके से टोटल 7 लाख का अमाउंट इनके फैमिली मेंबर को मिलेगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने देखा है वो एक बेसिक कैलकुलेशन है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एंड जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो EPFO अपने तरीके से करते हैं। ये जो बेनिफिट अभी हमने डिस्कस किया वो सिर्फ EDLI का इंश्योरेंस बेनिफिट है। इसके अलावा एम्प्लॉय के EPF में जो भी पैसा पड़ा होगा वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो भी पैसा पड़ा होगा उसका बेनिफिट भी उनके नॉमिनी को मिलेगा। एट द एंड दोस्तों EDLI इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड क्या क्लेम का प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे केसेस में इस तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं होता है एंड फैमिली मेंबर इंश्योरेंस का क्लेम भी करने नहीं जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।